तो स्टोरी की स्टार्टिंग में हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाते हैं जिसका नाम अगासुमा यूता होता है और वो काफ़ी ज़्यादा हैरानी से सामने देखकर हमें बताता है कि मैं भी तुम लोगों की तरह एक नॉर्मल बंदा हूँ। मैं भी प्यार में पड़ना चाहता हूँ और एक गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे साथ जो हुआ वो तुम लोगों के साथ कभी नहीं होगा। इतना बताने के साथ ही सीन कुछ टाइम पहले मुड़ जाती है जहाँ पर वो अपने दोस्त के साथ में स्कूल से घर लौट रहा होता है और उसका दोस्त काफ़ी ज़्यादा जेलस होकर कह रहा होता है कि डैम उस सातों के बच्चे ने भी गर्लफ्रेंड बना लिया है और अब वो हमेशा उसके साथ घर जाते रहता है। मैं काफ़ी ज़्यादा जेलस हो रहा हूँ, जल्दी ही मैं भी एक गर्लफ्रेंड बना लूँगा और वो पूरी दुनिया की सबसे क्यूटेस्ट लड़की होगी। उसकी बातें सुनकर यूता उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम ये बात मिडिल स्कूल से बोल रहे हो। ये सुनकर वो बंदा यूता को झकझोर कर कहने लगा होता है कि सिर्फ तुम ही हो जो कि ऐसा कह सकते हो। यूता कहता है ये तुम क्या बक रहे हो, मैं भी एक गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ, उसके साथ हैंड होल्ड करके डेट पर जाना चाहता हूँ। उसकी बातें सुनकर उसका दोस्त उसे अजीब नज़रों से देखकर पूछने लगता है कि क्या तुम कभी प्यार में नहीं पड़े हो क्या। ये सुनकर यूता काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा फील करने लगता है। वहीं पर उसका दोस्त उसका मजाक उड़ाते हुए कह रहा होता है कि जब तुम प्यार में होते हो तब तुम चाहोगे फिर भी तुम सो नहीं पाओगे। यूता गुस्से में उससे कहता है कि क्या तुम कभी ये एक्सपीरियंस किए हो, मैं भी प्यार में पड़ चुका हूँ। लेकिन तभी वो अपने सामने एक लड़की को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। उस लड़की का नाम कानाजाकी नोटोका होता है, जिससे यूता माफ़ी मांगते हुए कहने लगता है माफ़ करना, मेरा ध्यान कहीं और पर था। वो कहती है मैं भी देख कर नहीं चल रही थी, वेल कल मिलते हैं। ये बोलकर वो चली जाती है। उससे जाता देखकर यूता काफ़ी ज़्यादा मुस्कुराते हुए सोच रहा होता है कि मैं उससे फाइनली बात कर सका। तभी उसका दोस्त उससे पूछता है कि आखिर तुम कानाजाकी के बारे में पसंद ही क्या करते हो। जो सुनकर यूता थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है। वहीं पर उसका दोस्त उससे कह रहा होता है कि कानाजाकी तो इम्पॉसिबल है, वो एथलेटिक्स से अच्छा ग्रेड्स उसका है और वो स्पोर्ट्स में भी काफ़ी अच्छी है। और दूसरे तरफ मैं तुम्हारी बात करूँ तो तुम टोटल एवरेज बंदे हो, तुम्हारे लिए तो वो एक अनरीचेबल फ्लावर के जैसा है। ये सुनकर यूता थोड़ा सा निराश होते हुए कहता है कि क्या तुम्हें सच में ये कहना चाहिए था क्या। तभी वो टाइम देखकर कहता है कि मुझे मेरी बहन के लिए स्पेशल करी खरीदना है। ये बोलकर वो जाने लगता है। उसे जाता देखकर उसका दोस्त सोचता है कि वो बंदा सच में अच्छा बंदा है। वहीं पर यूता को दिखाते हैं जो कि स्पेशल करी खरीद कर अपने घर पहुंच जाता है, जहां पर वो अपनी बहन के साथ अकेले रहता है। उसकी बहन का नाम अगासुमा योरू होता है, जो कि एक मिडिल स्कूल के स्टूडेंट होती है और वो कोई मैजिक सर्कल ड्रॉ करके डेविल को समन कर रही होती है और अपने भाई से कहती है कि आज तो मैं हेल के डेप्थ से एक डेविल को समन करके ही रहूंगी। ये बोलकर वो हंसने लगती है, मगर वहीं पर यूता उसके किसी भी बातों पर ध्यान ना देते हुए कहता है कि डिनर से पहले अपना ये सब नाटक खत्म कर लेना। ये बोलकर वो घर जाकर खुद से बोल रहा होता है कि गर्लफ्रेंड, मैं भी गर्लफ्रेंड चाहता तो हूँ जिसके साथ मैं डेट पे जा सकूँ और शादी कर सकूँ। मैं कानाजाकी के साथ काफ़ी ज़्यादा बातें करना चाहता हूँ। क्या प्यार में पड़ना ऐसा फील करवाता है क्या। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसकी बहन चिल्लाकर कहते जल्दी से बाहर आओ, मैजिक सर्कल साइन कर रहा है। वो बाहर निकलते हुए चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर अब तुम कौन सा प्रैंक कर रही हो। लेकिन वो सच में मैजिक सर्कल को साइन करते देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होते हुए पूछता है कि ये तो सच में साइन करना कर तुम क्या कर दी हो। वहीं पर योरू काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए कहती है कि हाँ फाइनली मैंने एक डेविल को समन कर ही दिया है। उससे उतना ज़्यादा एक्साइटेड देखकर यूता जल्दी से उससे वहाँ से दूर करते हुए कहता है अरे गधी कहीं कि हमें नहीं पता कि उसमें से क्या निकलेगा। वहीं पर उस मैजिक सर्कल में से काफ़ी ज़्यादा तेज लाइट निकलती है और फिर वहाँ पर ऊपर में वो लोग एक लड़की को तैरते हुए देखते हैं, जिसे देखकर यूता काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होते हुए जल्दी से उसे कैच करते हुए कहता है कि आखिर आसमान में एक लड़की कहाँ से आ गई है। वो उसे कैच तो कर लेता है लेकिन खुद ही नीचे गिर जाता है और वो उसके थाई और ब्रेस्ट को टच करते हुए कंफ्यूज होने लगा होता है कि आखिर इतना सॉफ्ट और फर्म ये है क्या। लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसने क्या पकड़ लिया है तो तब वो जल्दी से उससे काफ़ी ज़्यादा माफ़ी मांगने लगता है, लेकिन फिर पूछता है एक सेकंड आखिर तुम हो कौन। वहीं पर वो लड़की इसका कोई भी जवाब ना देकर यूता को कॉलर पकड़कर खींचकर अपने करीब ला देती है, जिससे यूता और ज़्यादा डरते हुए पैनिक करते हुए कहने लगा होता है कि मैंने जानबूझकर नहीं छुआ था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। लेकिन वहीं पर वो लड़की अभी भी कोई भी जवाब ना देते हुए उससे अच्छे तरह से देखते हुए कहती है कि तुम एक इंसान हो, तुम सच में एक इंसान ही हो ना। ये सुनकर यूता काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होते हुए अपने मन में कहते हैं कि इसका चेहरा डैम ये तो सच में काफ़ी ज़्यादा क्यूट है। तभी वो लड़की यूता को आगे पीछे सभी जगह छूने लगती है, जिससे यूता काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाता है।
वहीं पर वो उसे अच्छी तरह से छूते हुए कहती है कि कोई पंख नहीं है और ना ही कोई पूंछ है। ये बोलकर वो उसे हग करते हुए कहने लगती है कि मैं तो सच में इंसानी दुनिया में आ गई हूँ। तभी जोरू थोड़ी सी एक्साइटेड होते हुए उससे पूछती है कि क्या तुम सच में एक डेविल ही हो ना। वो लड़की अपने स्टाइल में कहती है कि हाँ, मैं दूसरे वर्ल्ड से आई हूँ, मैं एक डेविल हूँ और मेरा नाम लार्स है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। डेविल सुनकर यूता काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गया होता है। तो वहीं पर जोरू काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए कहने लगी होती है कि फाइनली मैं सक्सेस हो ही गई, मैं एक डेविल को बुला ही दी, मैं तो कामयाब हो गई। लेकिन जल्दी से यूता उसे साइड में लाते हुए कहने लगा होता है कि अभी सेलिब्रेट करने का टाइम नहीं है, वो डेविल है, तुम्हें पता है ना, वो लोग बुरे काम करते हैं। योरू कहती है मैंने कहा ना कि अलग अलग तरह का डेविल होते हैं, मुझे लगता है कि ये सेड्यूस करने वाली डेविल होगी। तभी लार्स योरू से पूछती है कि क्या तुम्हें मुझे समन की हो। यूता उससे अपने पीछे लाते हुए कहता है अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मुझसे बात करो, लेकिन मेरी बहन को मत छुओ। इसके रिस्पॉन्स में लार्स हंसते हुए कहती है कि फ्रेटर्नल लव कितना ब्यूटीफुल चीज़ है। ये बोलकर वो आगे बढ़ते हुए कहती है ज़्यादा चिंता मत करो, मैं तुम लोगों को नहीं खाऊंगी, लोगों को खाने वाले डीमंस एंटिक हो गए हैं, मैं सिर्फ उसे थैंक्स करना चाहती हूँ, मुझे ह्यूमन वर्ल्ड में समन करने के लिए तुम्हारा बहुत धन्यवाद। उसके इस बर्ताव से वो दोनों भाई बहन थोड़े से कंफ्यूज हो गए होते हैं। वहीं पर लार्स अपना पक्ष रखते हुए कहती है कि देखो आजकल साइंस और टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो गया है, इसलिए लगभग कोई भी हम डीमंस को समन नहीं करना चाहता है। हमारा जैसा डेविल्स को यहाँ पर आने के लिए समन होना पड़ता है, यहाँ पर आना कोई आसान काम नहीं है। बचपन में मेरी मम्मी ह्यूमन वर्ल्ड के बारे में मुझे कहानी सुनाया करती थी और तब से ही मैं ह्यूमन वर्ल्ड में आना चाहती थी। डेविल्स वर्ल्ड में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो लोग दोनों वर्ल्ड में ट्रेवल कर सकते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लोग इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। ये सब सुनकर यूता थोड़ा सा शॉक्ड होते हुए कहता है कि ये तो काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी लग रहा है। वहीं पर लार्स फैन गर्ल्स बनकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए कह रही होती है कि मैं काफ़ी सारा ड्रामा देखी हूँ, लेकिन मुझे अ ईयर ऑफ लाइफ काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गया है। जो सुनकर यूता थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए पूछता है अब ये क्या है। योरू बताती है कि अ ईयर ऑफ लाइफ है, ये कुछ साल पहले बहुत ही पॉपुलर एक ड्रामा था। उसकी बातें सुनकर लार्स काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए कहने लगती है कि तुम भी उस ड्रामा के बारे में जानती हो। दो स्ट्रेंजर एक साल के लिए लव डील को साइन करते हैं, लेकिन उस टाइम फ्रेम में उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। वहीं पर लार्स को उतना ज़्यादा मज़े करते देख कर यूता सोचता है कि ये काफ़ी अजीब है, जैसा मैंने डेविल को सोचा था ये तो उससे काफ़ी ज़्यादा अलग निकली। वहीं पर लार्स अपने बात को पूरा करते हुए कहती है कि और उसी वक्त से मैं काफ़ी सारे ह्यूमन वर्ल्ड का रोमांटिक ड्रामा को देख चुकी हूँ। अनरिक्वायर्ड लव, लवर्स विद एज गैप ड्रामा में एक ब्यूटीफुल वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है जो कि मैजिक वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। मैं भी वो देखना चाहती हूँ और इंसानी दुनिया में आकर प्यार को फील करना चाहती हूँ। मैं हमेशा से यही सपना देखते आई हूँ, इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि तुम मुझे यहाँ पर समन की हो। यूता उसकी बातों को सुनकर सोचता है कि वो बोली है कि वो एक डेविल है, इसलिए मैं इतना ज़्यादा केयरफुल हो रहा था, लेकिन अब देखकर लग रहा है कि ये तो बिल्कुल मेरे ही वाले सिचुएशन में है। वहीं पर लास्ट अपने बात को पूरा करते हुए कहती है कि ओए तुम, ये बोलकर वो उसे एक पेपर दे देती है, जिसे देखकर यूता थोड़ा सा कंफ्यूज होते पूछता है कि अब ये क्या है। लार्स कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ लव कॉन्ट्रैक्ट को साइन करो। दूसरे शब्दों में कहूँ तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। ये सुनकर यूता एकदम हक्का बक्का रह जाता है और पूछता है क्या मैं। लार्स कहती है हाँ, सिर्फ इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने की ही देरी है। तुम्हें पता नहीं कि एक डेविल होना कितना ज़्यादा टीडियस काम है। अगर तुम एक पार्टनर चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। वहीं पर ये सब सुनकर उसकी बहन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए कहने लगी होती है कि एक डेविल के साथ लव कॉन्ट्रैक्ट साइन करना कितना कूल बात होगा ना। बिग ब्रो, तुम्हारे पास तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, ऑसम, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होने वाला है। यूता कहता फालतू का बकवास करना बंद करो, तुम उसे डेट करना चाहते हो जिससे कि तुम हाल ही में मिले हो, तुम एक डेविल हो, इसका मतलब जरूर कुछ ना कुछ तुम छुपा रही होगी। ये तो काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस लग रहा है। लास्ट उसके बॉडी पर लीन होते हुए कहती है कि एक रोमांस जो कि कॉन्ट्रैक्ट के साथ स्टार्ट हो रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा ऑसम नहीं लग रहा है क्या। ये बोलकर वो स्टार आंखों के साथ में कहने लगी होती है कि अगर तुम एक ह्यूमन के साथ लव कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हो तो मैं यहाँ पर इंसानी दुनिया में रह सकूँगी। यूता थोड़ा सा संकट में पड़ गया होता है और ब्लश करते हुए सोचने लगा होता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। वहीं पर लार्स काफ़ी ज़्यादा क्यूट शक्ल और क्यूट आवाज़ बनाकर कहते हैं प्रीटी प्लीज साइन कर दो ना।
जिससे यूता के दिल की धड़कनें थोड़ी सी बढ़ जाती है। वहीं पर उसकी बहन भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए कहने लगी होती है कि एक डेविल के साथ रहना काफ़ी ज़्यादा ऑसम नहीं लग रहा है क्या, और मैं हमेशा से एक सिस्टर चाहती थी। जिससे यूता काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसको लगा नहीं था कि उसकी बहन उसके साथ नहीं देगी, और वो अपने मन में उस कॉन्ट्रैक्ट को देखकर कहता है कि मुझे सिर्फ इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना है और मुझे गर्लफ्रेंड मिल जाएगा और मुझे प्यार वाली फीलिंग के बारे में पता भी चल जाएगा। वो हिचकिचाते हुए साइन कर ही देता है, जो देखकर लार्स उसे टीच करते हुए कहती है क्या बात है, तुम अचानक साइन क्यों कर दिए। यूता काफ़ी ज़्यादा शर्माते हुए कहता है ऐसा कुछ बात नहीं है, मुझे बस इस बात की चिंता हो रही है कि तुम किसी इंसानों को चोट ना पहुंचा दो, इसलिए मैंने बस साइन कर दिया। लार्स उसका नाम पढ़कर कहती है काफ़ी अच्छा नाम है। ये बोलकर वो उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ते हुए कहती है चलो एक लास्ट चीज़ कर लेते हैं। जो देखकर यूता काफ़ी ज़्यादा शर्माते हुए सोचने लगा होता है कि एक किस, ये सोचकर वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक करते हुए कहने लगा होता है कि एक सेकेंड, हम तो मेरे बहन के सामने हैं। मगर वहीं पर लार्स उसको उम्मीदों का परे उसका उंगली काट लेती है, जिससे यूता काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। वहीं पर लार्स उससे कहती है कि चलो अब अपना नाम के बजाय ब्लड सील करो। ये बोलकर लार्स 7 पेजेस दिखाते हुए कहती है कि ये 7 पेज का है। वो पूछता है एक कॉन्ट्रैक्ट 7 पेज का आखिर क्यों। वो कहती है बस ये ऐसे ही काम करता है। ये बोलकर वो उससे सभी 7 के 7 कॉन्ट्रैक्ट को साइन करवा देती है, और वो देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगती है। तभी उसका चेस्ट पर एक मार्क अपीयर हो जाता है, जिसे देखकर यूता थोड़ा सा शॉक हो जाता है कि वो क्या है। वो कहती है कि तुम्हारे साथ लव कॉन्ट्रैक्ट का ये प्रूफ है। ये बोलकर वो उसे हग करते हुए कहती है कि अब से मैं तुम्हारी केयर में रहूँगी डार्लिंग। जो सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा शर्माते हुए कहता है कि प्लीज़ मुझे डार्लिंग मत बुलाओ। ये बोलकर वो सोचता है मैंने इम्पल्सिवली साइन तो कर दिया है, लेकिन क्या सच में एक पेपर से पार्टनर डिसाइड करना ठीक होगा। बाय द वे आखिर उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा क्या था। तभी लार्स उससे कहती है कि डार्लिंग चलो डेट पे चलते हैं। जो सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाता है और कहता है कि रात काफ़ी ज़्यादा हो गया तुमको पता है ना। मगर वो उसकी कोई भी बातें ना सुनते हुए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होकर कहती है कि मैं ह्यूमन वर्ल्ड को काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। ये बोलकर वो अपना पंख निकाल कर उसको उड़ाकर लेकर चली जाती है। अब इसके कुछ देर के बाद में वो लोग एक शॉपिंग मॉल के पास जाते हैं, जहाँ पर वो सभी कुछ देखकर लार्स काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती है और एक ड्रेस दिखाकर उससे पूछती है कि क्या ये ड्रेस मुझ पर सूट करेगा ना, मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गया है। यूता सबसे पहले उसका प्राइस टैग देखने के लिए कहता है और उतना महंगा दाम देखकर वो कहता है ये तो मेरे औकात के बाहर है। लार्स कहती है क्या ऐसी बात है। ये बोलकर वो अंडरवेयर की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि उसके बारे में क्या ख्याल है। डीमन वर्ल्ड में सिर्फ ब्लैक कलर का ही बेचते हैं और मैं इस रीलम का क्यूट अंडरवेयर को काफ़ी टाइम से खरीदना चाहती थी। ये बोलकर वो उसको कुछ कहने देने से पहले ही ट्राई करने के लिए दुकान में चली जाती है। वहीं पर यूता काफ़ी ज़्यादा शर्माते हुए सोच रहा होता है कि ये पहली बार है कि मैं इस तरह के स्टोर में आया हूँ। ये बोलकर वो चेंजिंग रूम के बाहर में ही बैठकर सोचने लगा होता है कि ये पूरा का पूरा सिचुएशन तो किसी तूफान की तरह आ गया था, लेकिन उसको इतना ज़्यादा खुशी से घूमते देखकर लग ही नहीं रहा है कि वो एक डीमन है। इनफैक्ट ये तो थोड़ा सा क्यूट या फिर ऐसा ही कुछ लग रहा है। ये सब सोचकर वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगता है, लेकिन तभी उसकी नज़र उसी स्टोर में शॉपिंग कर रहे हैं काना जगह पर चली जाती है। अब उसको देखकर वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक करते हुए उठकर कहने लगा होता है कि अगर वो मुझे इस जगह पे देख लेगी तो मैं तो गया। ये बोलकर वो लार्स को जल्दी करने के लिए कहने लगता है और लार्स चेंजिंग रूम का दरवाज़ा बंद नहीं की होती है, सिर्फ पर्दा गिरा दी होती है, जिसके कारण वो रूम के अंदर गलती से लार्स के ऊपर ही गिर जाता है और गलती से उसका पकड़ लेता है। जो देखकर वो उससे कहती है कि तुम तो काफ़ी सारे स्टेजेस को स्किप कर रहे हो। उससे यूता भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो रह जाता है और वो जल्दी से दूर होकर कहने लगा होता है कि मैंने जानबूझकर नहीं किया, मुझे माफ़ कर देना, ये बस गलती हो गया। वहीं पर वो उसकी एक्शन को ज़्यादा माइंड ना करते हुए कहती है कि मैं तो तुम्हें पहनने के बाद शो ऑफ करना चाहती थी। दूसरी तरफ में यूता काफ़ी ज़्यादा ब्लश करते हुए याद करते हुए सोचने लगा होता है कि ये पहली बार था कि मैंने उसे देखा है। तभी लार्स पर्दा बंद करने लगती है, जो देखकर वो और ज़्यादा शर्माते हुए पूछता है कि आखिर ये तुम क्या कर रही हो। वो कहती है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अच्छी तरह से देख सको। यूता अपना लाल चेहरा को छुपाते हुए कहता मैंने ऑलरेडी बहुत ही देख लिया है। तभी वो उसका चेहरा पकड़कर कहती है कि और अच्छे से देखो। ये बोलकर वो उसको हग करते हुए कहती है कि हम डीमन के लिए हमारा चेस्ट हमारे पार्टनर को दिखाना लव को एक्सप्रेस करने जैसा होता है, और जिससे भी हम अपना लव कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं अगर वो हमारे चेस्ट पर बने क्रेस्ट को किस करता है तो इसका मतलब होता है मरते दम तक प्यार करना।
ये सब सुनकर वो काफी ज़्यादा सर में से लाल हो गया होता है और लार्स कुछ और कह ही रही होती है कि तभी एक स्टाफ पूछती है, कस्टमर सब कुछ ठीक तो है ना। ये सुनकर जूता काफी ज़्यादा पैनिक करने लगता है। तो लार्स कहते हैं कि हाँ हो ही गया। अब इसके कुछ देर के बाद में वो लोग शॉपिंग करके जा रहे होते हैं, जहाँ पर वो उसको देखकर उसकी बातों को याद करके सोचता है कि इसका मतलब लार्स मेरे बारे में वो सब फील करती है। ये सब सोचकर वो सर में से इतना ज़्यादा गर्म हो गया होता है कि उसका सर से धुआं ही निकलने लगा होता है। वो देखकर लार्स उससे पूछती है कि तुम्हारा चेहरा इतना ज़्यादा लाल क्यों हो रहा है। और इन्हीं सब के बीच में वो गलती से एक बंदे से टकरा जाती है, जिससे वो बंदा और उसका साथी काफी ज़्यादा भड़क जाते हैं और वो लोग उस पर चिल्लाने लगते हैं। मगर यूता जल्दी से वैसे ही डरते हुए लार्स को अपने पीछे करते हुए उनसे कहता है कि तुम ही लोग तो इससे टकराए थे। इसके जवाब में वो बंदा कहता है कि मेरे सामने तुम दोनों फ्लर्ट कर रहे हो, क्या तुम फ्लर्ट करके ब्रेक करना चाह रहे हो। ये बोलकर वो उसका कॉलर पकड़कर उसको उठाकर पटक देता है और कहता है कि तुम्हारे पास क्यूट गर्लफ्रेंड है, ये काफ़ी ज़्यादा जेलस वाली बात तुमको पता है ना। वहीं पर यूता वो सब देखकर सोचता है कि मैं कितना ज़्यादा अनकूल हूँ, आखिर मैं ये कर क्या रहा हूँ। फाइनली मुझे एक लड़की मिली है जो कि मुझसे प्यार करने के लिए तैयार है, हालांकि वो डीमन है लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और मैं उसको प्रोटेक्ट भी नहीं कर पा रहा हूँ। ये सब सोचकर वो उससे पंच करते हुए कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड से दूर रहो। मगर वो बंदा एक ही अटैक में यूता को पीट कर रख देता है और कहता है कितना ज़्यादा वीकलिंग है बंदा। ये काफ़ी ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हारा लड़ाई झगड़ा से कोई वास्ता नहीं है, तो आखिर तुम यहाँ पर हीरो क्यों बन रहे हो। ये बोलकर वो लार्स की तरफ मुड़ते हुए कहता है कि तो हमारे साथ चलने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। वहीं पर इससे अब लार्स काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गई होती है और कहती है क्या लगता है कि तुम लोग मेरे डार्लिंग के साथ क्या कर रहे हो। ये बोलकर वो उन दोनों के सर को अपनी उंगली से छूती है, जिससे वो दोनों एक दूसरे को पीटना शुरू कर देते हैं, जिससे वो दोनों काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि आखिर वो लोग एक दूसरे को क्यों पीट रहे हैं। वहीं पर लार्स उसको उठाकर उसका हालचाल पूछने लगती है, तो वहीं पर वो इसका जवाब में वो कहा था मैं तो ठीक हूँ लेकिन उन दोनों का क्या हो गया। लार्स कहती है कि मैं डीमन ऑफ रेज हूँ, यानी कि मैं गुस्से वाली डीमन हूँ। मैं लोगों के गुस्से को कंट्रोल कर सकती हूँ। जब मैं सीरियस होती हूँ तब मैं पूरा का पूरा दुनिया के लोगों को गुस्से में डाल सकती हूँ। इनफैक्ट मैं तो पूरे का पूरे दुनिया को पल भर में कोलैप्स कर सकती हूँ। ये सुनकर यूता काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और डरते हुए सोचता है तो इसका मतलब अगर मैंने उसका मूड गलती से भी ख़राब कर दिया तो कहीं ये पूरे दुनिया को ही तबाह ना कर दे। उसका वैसा शक्ल देखकर लार्स कहती है कि ज़्यादा चिंता मत करो, जब तक तुम मुझ पर चीट नहीं करोगे मैं पूरी दुनिया को डिस्ट्रक्शन के कगार पर नहीं लाऊंगी। देखो एक इंसानी बंदा जो कि डीमन के साथ लव कॉन्ट्रैक्ट बनाता है वो दूसरे ह्यूमन के साथ लवर्स नहीं बन सकता है। तभी काना जाके यूता को वहाँ पर एक लड़की के साथ देख लेती है, मगर वो कुछ नहीं कहती है और अपने रास्ते चली जाती है। वहीं पर यूता काफ़ी ज़्यादा पैनिक करते हुए उससे पूछता है कि लव पैक्ट बनाने के बाद में वो दूसरे ह्यूमन से शादी नहीं कर पाएगा क्या तुम ये तो नहीं कह रही हो ना। लार्स कहती है ऑफ कोर्स मैं यही कह रही हूँ, ये तो टू टाइमिंग हो गया ना। ये सब सुनकर यूता काफ़ी ज़्यादा पैनिक करते हुए पूछता है कि चलो मान लो हाइपोथेटिकली अगर वो अपना लव कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना चाहे तो क्या होगा। लार्स कहती है कि अगर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को डिसॉल्व करने के लिए अग्री करते हैं तब हो जाएगा, या ह्यूमन बंदा मर जाता है तब ये ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा। ये सब जानकर यूता काफ़ी ज़्यादा डर गया होता है और वो भाग कर अपने घर जाते हुए सोच रहा होता है कि मैं सिर्फ एक नॉर्मल गर्लफ्रेंड बनाकर उसके साथ ब्लिसफुल लाइफ जीना चाहता था, लेकिन अब ये सब क्या नाटक हो गया है। अब जबकि मेरे पास में प्यार को लेकर कोई एक्सपीरियंस है ही नहीं, तो लार्स तो ज़रूर गुस्सा हो ही जाएगी और तब वो पूरी को पूरी दुनिया को ही ख़त्म करके रख देगी। शायद योरू के पास में इसका कोई सोल्यूशन होगा। ये सब सोचकर वो उसके पास में जाकर अपना सवाल पूछने ही वाला होता है कि तभी योरू ही उससे कहने लगी होती है कि तुम बिल्कुल सही वक्त पर आ गए हो, देखो मैजिक सर्कल फिर से चमक रहा है। जिससे वो भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है कि अब कौन सा नया मुसीबत आने वाला है। तभी वहाँ पर लार्स आकर कहती है कि लगता है कि बाकी के लोग भी आ गए। अब ये सुनकर तो यूता और ज़्यादा पैनिक करते हुए पूछता है कि बाकी के लोगों से तुम्हारा क्या मतलब है। वो कहती है कि मेरा मतलब है कि तुम 7 कॉन्ट्रैक्ट को साइन किए थे, क्या तुम भूल गए हो क्या। और तभी वहाँ पर उस मैजिक सर्कल में से 6 और डीमंस आ जाती है और वो सभी का सभी लोग आकर यूता के ऊपर ही लैंड कर जाते हैं। एक बंदी उससे कहती है तो यही हमारा कॉन्ट्रैक्ट ही है। ये क्यूट तो बहुत है, इसका नाम ग्री होता है और ये ग्रीड की डीमन होती है। दूसरी प्राइड की डीमन होती है जिसका नाम रूबिया होता है। तीसरी स्लोथ की डीमन होती है और उसका नाम स्लो होता है। चौथी लस्ट की डीमन होती है। 5वीं इनवी की होती है और उसका नाम लिवाई होता है। 6ठी ग्लूटोनी की होती है जिसका नाम ब्लेज होता है।
उन सभी को देखकर यूता चिल्लाते हुए कहने लगा होता है कि आखिर 7 लोगों से तुम्हारा क्या मतलब है, उस 2 टाइमिंग वाला कॉन्सेप्ट का क्या हुआ। लार्स कहती है कि डीमन के साथ में कितना भी टाइमिंग करना तुम्हारे लिए अलाउ है। अब ये सुनकर तो वो और ज़्यादा चिल्लाने लगा होता है कि आखिर ये किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट तुम मुझसे साइन करवा दी हो। ये बोलकर वो सोचने लगा होता है कि आखिर अब मैं क्या करूं, मुझे तो प्यार के बारे में कुछ भी पता है ही नहीं, मुझे तो प्यार के बारे में कुछ भी नहीं पता है और मैं 7 डीमंस का लवर बन गया हूँ जो कि पूरी की पूरी दुनिया को ही तबाह करने का पावर रखते हैं। अब मेरा क्या होगा। अपने सामने में 7 डीमंस को देखकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड होते हुए सोचता है कि आखिर ये कौन सा नया नाइटमेयर है। मैं तो सिर्फ एक नॉर्मल लव का एक्सपीरियंस करना चाहता था, नॉर्मल गर्लफ्रेंड चाहता था, मगर अचानक में 7 डीमंस का लवर्स कैसे बन गया। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये लोग तो पूरी दुनिया को भी तबाह करने का ताकत रहते हैं। तभी अचानक वो अपने बेड पर से पसीने में भीग कर उठ जाता है और नीचे उतरते हुए सोच रहा होता है कि ऑफ कोर्स वो सब सपना था, अचानक मेरा 7 गर्लफ्रेंड बन जाना ये तो बिल्कुल किसी मांगा का सीन जैसा लग रहा है। लेकिन मेरे हाथ इतना ज़्यादा नम क्यों है। अरे हाँ, मुझे याद आ रहा है कि कल रात को मैं 9 लोगों के लिए खाना बनाया था। ये सब सोचकर वो जैसे लिविंग रूम में एंटर करता है तो वहाँ पर वो उन 7 को देख कर सोचता है कि एक सेकेंड, ये सब सपना नहीं था। वहीं पर वो 7 के 7 अपने अपने पर्सनैलिटी के हिसाब से उसको गुड मॉर्निंग कहते हैं। अब इसी के साथ में कल रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूता काफी ज्यादा हैरानी से कहता है कि क्या मतलब कि 7, क्या ये लोग तुम्हारी बहनें हैं। लार्स बताती है कि ये कहना एक्यूरेट नहीं होगा, हमें हमारा जिंदगी हमारी माँ दी है, हम उसके बॉडी से ओरिजिनेट तो नहीं हुए हैं, इसलिए ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हम लोग ब्लड से जुड़े हुए हैं, मगर हम लोग बचपन से ही साथ रहे हैं। हालांकि हम लोग ब्लड रिलेटेड नहीं है, मगर हम लोग बहन है, दोस्त है और हम सभी के सभी लोग एक फैमिली है, इसलिए इन सभी लोगों को भी काइंडली ट्रीट करना डार्लिंग। यूता नर्वस होते हुए कहा था, हालांकि तुम अचानक मुझ पर इतना बड़ा बोझ डालती हो लेकिन मैं तो उनका नाम भी याद नहीं रख पाऊंगा। तभी योरू कहती है कि कोई बात नहीं, मैं सभी के लिए नेम टैग बना दूंगी। अब इसी के साथ में फिर से प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूता उन्हें जाता हुआ देखकर सोच रहा होता है कि उन्हें देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि वो लोग दुनिया को तबाह कर सकते हैं। और लार्स के कहने के बावजूद भी यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि मैं 7 लड़कियों के साथ लव फैक्ट बना लिया हूँ, जरूर उनका कुछ अल्टेरियर मोटिव रहा होगा। तभी ग्री उसके कंधे पर लीन होकर पूछती है कि तुमको क्या हुआ, तुम किसी परेशानी में डूबे हो क्या। यूता जैसे ही मुड़ता है तो उसका चेहरा ग्री के संतरे से सट जाता है, जिसके कारण वो काफी ज्यादा लाल होकर कहने लगा होता है कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो। ग्री कहती है, ये काफी ज्यादा क्यूट है कि तुम्हारा चेहरा कितना ज्यादा लाल हो गया था, क्या तुम श्योर हो कि तुम बिल्कुल ठीक रहोगे ना हम साथों के साथ रहकर। लेकिन अगर तुम किसी चीज को लेकर परेशान होते हो तो मुझसे कंसल्ट करना मत भूलना, मैं जरूर रिजॉल्व कर दूंगी। उसको अपने उतने करीब देखकर यूता के दिल की धड़कनें और तेज हो जाती है और वो वैसे ही लाल फेस के साथ सोचता है कि कहीं ये उनकी बिग सिस्टर टाइप की पर्सन तो नहीं है ना। तभी ग्री उससे कुछ पैसा मांगती है। यूता वैसे ही स्टंट फेस के साथ में उसको 1000 येन दे देता है। तभी वो सभी के सभी लोग रेस्टोरेंट जाने लगते हैं और अपने साथ में योरू को भी लेकर चले जाते हैं। उन सभी लोगों को खुद को छोड़कर जाता देखकर यूता काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और सोचने लगता है कि मुझे तो लगता है कि प्यार को एक्सपीरियंस करना उनका सिर्फ दिखावा है, सच तो ये है कि कहीं ये लोग हमारी दुनिया में इल्लीगल तरीके से आने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं ना। ये सब सोचकर वो काफी ज्यादा घबराते हुए चिल्लाने लगा होता है कि कहीं हमारा घर उनका बेस तो नहीं बन गया है ना, और वो लोग मेरा यूज सिर्फ पैसों के लिए तो नहीं करने वाले हैं ना। तभी स्लो कहते हैं कि चिल्लाना बंद करो, मैं सो नहीं पा रही हूँ। उसको देखकर यूता सोचता है तो इसका मतलब वो लोग एक को छोड़कर गए हैं। तभी वो उसको हग करते हुए सोते हुए कहती है कि तुम तो काफी अच्छा बॉडी पिलो बनाओगे। यूता कहता है कि मैं कोई बॉडी पिलो नहीं हूँ। ये बोलकर वो सोचता है कि इसका पूरा का पूरा बॉडी तो काफी ज्यादा वार्म और सॉफ्ट है, मगर ये काफी ज्यादा सफोकेटिंग भी है। इससे भी सरप्राइज की बात ये है कि ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि मैं खुद को इससे छुड़ा ही नहीं पा रहा हूँ। क्या ये हैरेसमेंट तो नहीं है ना। स्लो उसके सर को पैट करते हुए कहती है कि अगर तुम सोते हो तो तुम अपनी स्पिरिट को फिर से दोबारा से रीगेन कर लोगे। वहीं पर अब यूता का हालत काफी ज्यादा खराब होने लगा होता है, इसलिए वो किसी तरह से खुद को उसका चंगुल से छुड़ाने लगता है और इन्हीं सब के चक्कर में वो उसका पकड़ लेता है, जिससे वो काफी ज्यादा स्टार्टल रह जाती है और उसको छोड़ देती है। जिससे यूता जल्दी से निकलकर सांस लेता है और कहता माफ करना, मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। लेकिन तभी वो अपने हाथ में कपड़ा का टुकड़े को देखकर कहता है कि ये क्या है। ये बोलकर वो उसका वैसा हालत देखता है जहाँ पर वो उससे अपने स्ट्रिंग मांगती है।
यूता वो सब देखकर काफी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और जल्दी से माफ़ी मांगने लगता है। वहीं पर वो फिर से अच्छे से पहनकर कहती है कि इस तरह की चीज़ें करने के लिए हमें कुछ और टाइम इंतजार करना चाहिए ना। यूता काफी ज़्यादा ब्लश करते हुए कहा था, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? उसका बात को पूरा करने से पहले ही वो उसके सर को पैट करते हुए कहती है कि तुम पहले से ज़्यादा चीयर अप हो गए हो, तुमको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इलीगल इमिग्रेशन और पैसा एक्सटॉर्शन करना हम लोग उस तरह का डीमन नहीं है। यूता कहा था, लेकिन अचानक 7 डीमंस का लवर बन जाना तुमको नहीं लगता है कि थोड़ा अजीब है? वो कहती है, आखिर इसमें अजीब ही क्या है, काफ़ी सारे डीमंस का तो 7 से भी ज़्यादा लवर्स होते हैं। यूता थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है और पूछता है कि यहाँ पर तो काफ़ी सारे इंसान हैं ना, इसलिए तुम सभी लोग मेरे साथ ही लव पैक्ट क्यों बनाए हो? आखिर मैं ही क्यों चुना गया? वो कहती है कि जब लास्ट तुम लोगों के सामने अपीयर हुई थी तब तुम अपनी सिस्टर को प्रोटेक्ट कर रहे थे। जो लोग अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करते हैं वो लोग बुरे नहीं हो सकते हैं। अब यूता फिर से शॉक्ड होकर पूछता है कि अब आखिर तुमको इसके बारे में कैसा पता चल गया? वो कहती है कि लार्स के रिबन में एक कैमरा लगा हुआ है, हम लोग सब कुछ देख रहे थे। तुम शायद उसको प्रोटेक्ट करने वाला बात को लेकर ज़्यादा नहीं सोचोगे, लेकिन ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम एक मैलिशियस पर्सन बिल्कुल भी नहीं हो जो कि हमारा पावर को मिसयूज करेगा। और वैसे भी दुनिया को तबाह करना जैसा बोरिंग चीज़ें हम नहीं करने वाले हैं। सिंपल शब्दों में कहूँ तो हम सातों के सातों यहाँ पर एब्सोल्युटली प्यार को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर आए हैं। उसकी बातें सुनकर यूता काफी ज़्यादा ब्लश करने लगता है और पूछता है कि क्या तुम भी प्यार में पड़ना चाहती हो? स्लो कहने तो जाती है मगर बोलते बोलते ही वो यूता के ऊपर ही गिरकर सो जाती है, जिससे शॉक्ड होकर वो कहता है कि आखिर तुम ऐसे मोमेंट में कैसे सो सकती हो? तभी उसकी बहन उसको कॉल करके कहती है कि जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, हम बहुत ही बड़ा मुसीबत में पड़ गए हैं। इसलिए यूता जल्दी से दौड़कर रेस्टोरेंट में जाकर पूछता है कि आखिर ऐसा भी क्या हो गया है? वहीं पर योरू थोड़ी सी एम्बैरस होते हुए कहती है कि वेल देखो, हम लोग को ज़्यादा खाना खा लिए हैं और हमारे पास में पे करने के लिए उतना पैसा नहीं है। ये बोलकर वो उसको उसका बिल दिखा देती है। 50,000 येन देखकर यूता का तो हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। योरू कहते माफ़ करना, मैं उनको खाने से रोक नहीं पाई थी। वहीं पर यूता सोचता है कि इसका मतलब एंड में ये लोग मुझे एटीएम की तरह यूज कर रहे हैं, मगर उसके पास में उतना सारा पैसा नहीं होता है। इसलिए वो स्टाफ से माफ़ी मांगते हुए कहता है कि सैलरी मिलेगा तो मैं तुम लोगों को दे दूंगा, तब तक के लिए क्या आप पेमेंट के लिए थोड़ा सा रुक सकते हैं? जो देखकर योरू और लार्स थोड़े से चौंक जाते हैं। वहीं पर यूता कहता है, अब जबकि मैं इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया हूँ तो चाहे रीजन जो भी क्यों ना हो, अगर कुछ होता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मुझे ही लेना पड़ेगा ना। तभी वहाँ पर ग्री आकर कहती है, लगता है कि तुम लोग फिर से काफ़ी ज़्यादा खा लिए हो। ये बोलकर वो काफ़ी आराम से बिल का पेमेंट कर देती है, जिससे यूता काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होकर पूछता है कि आखिर तुम्हारे पास में इतना सारा पैसा कहाँ से आ गया? वो कहती है कि ह्यूमन रिलम सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा गैम्बलिंग ऑफर करता है। जो पैसा तुम मुझे दिए थे मैं उससे गैम्बल करके उसको 100 गुना बढ़ा दी हूँ। और हाँ, जो पैसा तुम मुझे दिए थे उसके बदले ये लो, फ्यूचर का हमारा लिविंग एक्सपेंसेस। उतना सारा पैसा देख कर तो वो अब और ज़्यादा शॉक्ड होकर सोचता है कि आखिर किस तरह का गैम्बलिंग गोड ये है। तभी वहाँ पर लस्ट और प्राइड भी आ जाती है और पूछती है कि आखिर तुम लोग इतना ज़्यादा कमोशन क्यों कर रहे हो? लस्ट यूता से परेशानी के लिए माफ़ी मांगती है तो वहीं पर प्राइड उन लोगों पर चिल्ला रही होती है, उन लोगों को डांट रही होती है कि क्या तुम हमारे कॉन्ट्रैक्ट को बैंकरप्ट करना चाहते हो? अगर वो लोग उसका घर को सीज कर लेंगे तो हम लोग कहाँ पे रहेंगे? उसका डांट सुनकर वो लोग यूता से काफ़ी ज़्यादा माफ़ी मांगते हैं और लार्स उसको एक ब्रेड देते हुए कहती है कि कल तुमको खाना बनाते देखकर मुझे लगा था कि तुम काफ़ी ज़्यादा मेहनत किए थे, इसलिए मैं तुमको यहाँ से खाना ले जाकर तुमको सरप्राइज देना चाहती थी। ये बोलकर वो लोग उसको हग करके कहने लगे होते हैं कि माफ़ करना कि हमें पता नहीं था कि हमारा खाना खाने से तुम बैंकरप्ट हो जाओगे। वहीं पर उनकी बातें सुनकर यूता सोचता है कि जैसा स्लो कही थी, देखकर लगता नहीं है कि ये लोग यहाँ पर किसी मिलिशियस इंटेंट से आए हैं। क्या ये लोग सच में मेरे साथ वो सब? तो वो ये सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर काना जाके आकर उनसे पूछती है कि क्या तुम मेरे यहाँ पर खाने आए हो? उसको देखकर यूता काफ़ी ज़्यादा ब्लश करते हुए पूछता है कि तुम्हारा जगह? ये बोलकर वो सोचता है कि ये तो अपने घर वाले कपड़े में काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही है। वहीं पर काना जाके कहती है कि हाँ, ये मेरा घर है। लार्स उससे पूछते कि डार्लिंग ये कौन है? उसके मुंह से डार्लिंग सुनकर यूता काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और पैनिक करते हुए सोचता है कि ये डेवलपमेंट तो बिल्कुल ठीक दिशा में नहीं जा रहा है। ये सोचकर वो उससे मिलवाता है कि ये मेरे क्लासमेट काना जाकी है। लार्स काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए कहती है कि तुम्हारी दोस्त है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ।
यूता काफी ज़्यादा पैनिक करने लगा होता है और बताने जाता है कि दरअसल, मगर उसका बात को पूरा करने देने से पहले ही दूसरी भी उसको हग करके कहती है कि मैं भी इसकी गर्लफ्रेंड हूँ, और ग्री भी कहते हैं कि मैं भी हूँ। काना जाके अब काफी ज़्यादा शॉक्ड होकर कहती है कि 3 गर्लफ्रेंड, क्या तुम 3 टाइमिंग कर रहे हो? वो लोग कहते हैं कि अगर बाकियों को भी इंक्लूड कर लेते हैं तो टोटल 7 लोग हैं। काना जाके तब और ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहती है 7 टाइमिंग। तभी यूता काफी ज़्यादा पैनिक करने लगता है और कहता है कि इन सब के पीछे एक बहुत ही डीप रीजन है, लेकिन हम ये कहानी बाद में पूरा करेंगे। ये बोलकर वो सभी लोगों को घर लेकर जाने लगता है। वहीं पर काना जाके काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होकर उसके साथ गर्लफ्रेंड के बारे में ही सोच रही होती है। दूसरी तरफ में यूता को दिखाते हैं जो कि सभी लोगों को लेकर अपने घर चला जाता है और अपने घर में बैठकर सोच रहा होता है कि जब काना जाकी को पता चला था तब उसका एक्सप्रेशन कहीं कंटेप्ट तो नहीं था ना। मैं उससे बोला हूँ कि हम बाद में अपना कन्वर्सेशन को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आखिर में उसको समझाऊंगा क्या? तभी उसका डोरबेल बजता है, इसलिए वो जाकर देखता है तो उसको पता चलता है कि काना जाकी ही आई होती है, जिसको देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? वो कहती है कि तुम अपना टेकआउट को वहीं पर भूल गए थे, इसलिए मैं डिलीवरी करने चली आई। यूता इसके लिए उसको थैंक्स कहता है और नर्वस होते हुए सोचने लगा होता है कि मुझे लगा नहीं था कि ये दूसरा टाइम इतना जल्दी आ जाएगा। तभी उसकी बहन उसको देखकर कहती है ये तो ब्रो की क्लासमेट है ना। ये बोलकर वो उसको भी चाय के लिए इनवाइट करने लगती है, जिससे यूता का नर्वसनेस और ज़्यादा बढ़ने लगता है और वो कहता है कि ये तुम्हारे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा ना। और काना जाकी से कहता है कि और ज़रूर तुम काफ़ी ज़्यादा बिजी होगी ना। मगर काना जाकी कहते नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो बिल्कुल फ्री हूँ। इसलिए ना चाहते हुए भी उसको काना जाकी को इन्वाइट करना ही पड़ता है और उसको देखकर नर्वस होते हुए सोच रहा होता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि काना जाकी सच में मेरे घर में आ गई है। दूसरे तरफ में लार्स वो देखकर प्राइड से पूछती है कि आखिर हम उसको क्यों ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। प्राइड कहती है क्योंकि वो यूता की गेस्ट है, हमारी नहीं है, इसलिए खुद को बिहेव करो। तभी स्लो धीरे धीरे उठते हुए पूछती है कि मिस्टर बॉडी पिलो कहाँ चला गया? बॉडी पिलो सुनकर लार्स काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। वहीं पर लिविंग रूम में काना जाके कह रही होती है कि तुम्हारा 7 गर्लफ्रेंड के बारे में सुनकर मैं काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई थी। क्या तुम बता सकते हो कि आखिर तुम उनसे कहाँ कहाँ मिले थे? उसकी बात सुनकर योरू याद करती है कि यूता उनका डीमन होने वाला बात को सीक्रेट रखने के लिए बोला था। तो मैं देखती हूँ कि आखिर वो कैसे इन सभी को एक्सप्लेन करता है। वहीं पर यूता सोच रहा होता है कि मैं समझता हूँ कि काना जाकी ऐसी पर्सन नहीं है जो कि कुछ ही सेकंड में पूरा दुनिया को खबर फैला देगी, लेकिन अगर ज़्यादातर लोगों को पता चल जाता है कि वो लोग डीमंस हैं जिनके पास में दुनिया को तबाह करने का ताकत है, तो वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसको लार्स का चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। इसलिए यूता जल्दी से देखने चला जाता है कि आखिर वो लोग इतना ज़्यादा चिल्ला क्यों रही है। तो वहीं पर वो ये देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है कि लार्स स्लो के ऊपर में होती है और पूछ रही होती है कि बॉडी पिलो आखिर तुम हमारे गैर मौजूदगी में क्या कर रही थी? स्लो कहती है कि मैं जो बोल रही हूँ मेरा बिल्कुल वही मतलब है। यूता तो एकदम इनक्रेडिबल हगेबल था, जो सुनकर लार्स काफ़ी ज़्यादा और शॉक्ड हो जाती है। वहीं पर यूता काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होकर पूछ रहा होता है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। प्राइड कहती है कि वो दोनों बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा स्पॉइल्ड कर दिए गए हैं, मगर ये देख कर कि स्लो हमेशा हमारी मम्मी का टेंशन को लेने में लार्स को हरा देती थी, तो लार्स काफ़ी ज़्यादा जेलस होकर उससे फाइट करने लगती थी। मगर इस बार अब यहाँ पर बात मम्मी की नहीं बल्कि तुम्हारा अटेंशन का हो रहा है। अगर तुम उनको वैसे ही छोड़ दोगे तो वो लोग इवेंचुअली शांत हो जाएंगे। वहीं पर उसकी सभी बातें सुनकर यूता काफ़ी ज़्यादा हैरानी और एम्बैरेस हो जाता है और उनका लड़ाई छुड़ाने जाता है, मगर वो लोग उसकी कोई बातें ना सुनकर लड़ाई जारी रखते हैं और लार्स उससे कहती है कि हमारा लव कॉन्ट्रैक्टी के साथ में इक्वली प्यार पाने का चीज़ है। इसलिए उसका और मजाक उड़ाते हुए कहती है तुम तो सच में काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट टेम्पर्ड हो। जो सुनकर लार्स का दिमाग काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाता है और उन दोनों का फाइट से घर का सारा सामान अपने आप ही उड़ने लगा होता है, इधर उधर फेंकाने लगा होता है, जिससे एक सामान से यूता को लग भी जाती है। जो देखकर वो दोनों जल्दी से उसको पकड़ते हैं, जिसके कारण यूता का चेहरा उन दोनों के संतरे में डूब जाता है, जिससे तीनों के तीनों काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगते हैं। और लार्स कहती है कि सबके सामने ये सब करके तो तुम काफ़ी ज़्यादा बोल्ड हो रहे हो। जो देखकर यूता कहने लगा होता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तभी वो टाइम देखकर कहने लगता है आखिर टाइम क्या हो गया?
वो जल्दी से लिविंग रूम में जाता है, जहाँ पर जाने से पता चलता है कि उनके फाइट से सारा का सारा चाय उड़कर कानाजाकी के ऊपर ही गिर गया होता है, जिससे वो भीग गई होती है। वो देख अगर यूता जल्दी से जाकर उससे माफ़ी मांगने लगा होता है कि कहीं कहीं तुम्हें चोट वोट तो नहीं लग गई ना। उसकी बहन उससे कहती है कि भांडा तो ऐसे फूट गया है, इसलिए अब छुपाने से क्या होगा, इसलिए अब सब कुछ बता ही दो। इसलिए यूता उसको सब कुछ बता देता है कि कैसे ये लोग डीमंस हैं और कैसे यहाँ पर आ गए हैं। वो सब जानकर कानाजाकी थोड़ी सी सरप्राइज होकर कहती है, ये तो काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबल बात है, मुझे लगा नहीं था कि डीमन सच में एग्जिस्ट करते भी है। तभी लार्स उसके लिए काफ़ी बुरा फील करते हुए माफ़ी मांगने लगती है। वो कहती है कोई बात नहीं, तभी वो चीखने लगती है और चाय गिरने का कारण वो वहीं पर नहा लेती है और योरू उसको अपना ड्रेस पहनने के लिए देती है। लार्स उससे पूछती है कि डार्लिंग स्कूल में कैसा है। वो सोचते हुए कहते हैं कि लेसन के दौरान में तो वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस होता है, अपना क्लीनिंग ड्यूटी को भी वो काफ़ी अच्छी तरह से करता है, वो सबके प्रति काफ़ी ज़्यादा जेंटल है। और वो उसका बात को पूरा करने से पहले ही लार्स काफ़ी ज़्यादा खुश होकर कहने लगती है कि जैसा उम्मीद था स्कूल में भी वो बिल्कुल वैसा ही है, उसके पास तो तुम्हारे जैसा वंडरफुल फ्रेंड भी है, उसका स्कूल लाइफ तो सच में काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार साउंड कर रहा है। फ्रेंड शब्द सुनकर कानाजाकी सोचती है कि क्या हम लोग सच में दोस्त थे। वहीं पर लार्स वैसे ही एक्साइटेड होते हुए कह रही होती है कि मैं तो बिल्कुल ड्रामा की तरह स्कूल लव लाइफ को एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। अब इसके कुछ देर के बाद में कानाजाकी उसको बाय बोलकर जाने लगती है और कहती है कि ज़्यादा चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी और मुझे भी उन डीमंस के साथ में गेट अलोंग होने का इंतजार रहेगा। तभी लार्स उसके पास आकर कहती है कि तुम्हारे पास तो सच में काफ़ी अच्छी दोस्त है, कुछ देर पहले वो तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर रही थी। ये सुनकर यूता काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होकर पूछने लगा होता है कि वो क्या कह रही थी, जल्दी मुझे बताओ। मगर लार्स कहती है बिल्कुल नहीं, ये तो एक सीक्रेट है। जो सुनकर यूता और ज़्यादा क्यूरियस होकर उससे पूछने लगता है। दूसरी तरफ में कानाजाकी को दिखाते हैं जो कि अपने घर में जाते हुए सोच रही होती है कि देख कर लग नहीं रहा था कि वो 7 लोगों को एक साथ ही डेट कर रहा है। लव पैक्ट, कहीं इसका मतलब उसका लवर्स का संख्या और ज़्यादा बढ़ने तो नहीं वाला है ना। अब इसी के साथ में उसके घर के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर यूता सभी लोगों को एक जगह पर बैठाकर उनसे कह रहा होता है कि तुम लोग अपना पावर को लाइटली यूज नहीं करोगी और फाइट भी नहीं करोगी। तभी लार्स थोड़ी सी गुस्से में पूछती है कि और उसके बाद क्या हुआ था। स्लो कहती है वेल उसके बाद में वो तो मुझे जेंटली नीचे पटका था और फिर समझ जाओ। उसकी बातें सुनकर यूता काफ़ी ज़्यादा सर में से लाल होते हुए कहने लगा होता है कि देखो वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। मगर वो लोग उसकी कोई बातें ना सुनकर उसको घूरने लगते हैं और लिवाई भी कहते हैं कि मुझे भी पुश डाउन करो। अब इसके बाद में कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लोग एक खाना के बारे में वीडियो देखकर खाना खाने के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ में ग्री बेल्जे से कह रही होती है कि हालांकि मैं पैसा कमा रही हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम जैसा चाहे वैसे मेरे पैसा को उड़ाओगी। तुम्हारा खाना का बिल पिछले कुछ महीनों में लाखों येन क्रॉस कर गया है। ह्यूमन रिलम में एक कहावत है कि जो लोग काम नहीं करते हैं उनको खाना नहीं मिलता है। अगर तुम इतना ज़्यादा खाना खाने वाली हो तो खुद ही पैसा कमाना शुरू कर दो। तभी वो यूता को अपने पास आता देख कर पूछती है कि तुम्हारे हिसाब से किस तरह का जॉब बेल्जे को सूट करेगी। यूता पूछता है आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। वो कहती है कि उन मेड कैफे में काम करना कैसा होगा जहाँ पर तुम फ्रिक्वेंटली जाते हो, या किसी कैसीनो में बनी गर्ल बनकर अटेंडेंट जैसा काम करना कैसा होगा। उसको उन सभी ड्रेसेस में इमेजिन करके यूता का चेहरा एकदम लाल होने लगा होता है और वो जल्दी से कहता नहीं देखो कुछ नॉर्मल जॉब को तुम कंसिडर क्यों नहीं करती हो। वहीं पर उनकी बातें सुनकर बेल्जे काफी ज्यादा डर जाती है और डर के मारे भाग कर अपने कमरे में जाकर छिप जाती है। जो देखकर लस्ट और ग्री कहती है कि उसको हम तुम पर छोड़ते हैं। वहीं पर यूता जल्दी से उसके पास जाते हुए सोच रहा होता है कि बेल्जी अपने चेहरे पर काफ़ी कम एक्सप्रेशन लाती है और उसको समझना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। जैसे ही वो उसका कमरे में पहुंचता है तो वो पाता है कि बेल्जी डर के मारे कंबल ओढ़कर छिपी होती है और कांपते हुए कह रही होती है कि मैं काम नहीं करना चाहती हूँ। ह्यूमन वर्ल्ड में एक कहावत है कि जो लोग काम नहीं करते हैं उनको खाना नहीं मिलता है। यूता कहता वेल ऐसा कहावत है तो सही, लेकिन तुम काम क्यों नहीं करना चाहती हो। वो कहती है कि अगर मैं काम करूंगी तो मुझे भूख लग जाएगा और मुझे अभी भी भूख लगी गया है। यूता कहता है कि तुम तो अभी कुछ देर पहले ब्रेकफास्ट की थी ना, और सोचता है कि ये हमेशा कहते रहते हैं कि मुझे भूख लगा है। ये सोचकर वो कहता है कि खाने के लिए पैसा का होना जरूरी है और वैसे भी काम करने के बाद में खाना का टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है।
उसकी बात सुनकर बेलजे कहती है कि तुम मुझे नहीं समझ सकते हो। सभी डीमंस का अपने स्पेशल पावर है। लार्स का रेज है, ग्री का अवाराइस है और मेरा ग्लूटोनी है। बाकी के लोग अपना मैजिक पावर का यूज करके अपना कैरेक्टरिस्टिक्स को चेक में रख सकते हैं, लेकिन मेरे पास में उनके जितना पावरफुल पावर नहीं है, इसलिए मैं अपना कैरेक्टरिस्टिक्स को पूरी तरह से सप्रेस करके नहीं रख सकती हूँ। इसलिए ये मेरे बॉडी पर इम्पैक्ट करता है। ये इस लो में भी सेम है, इसलिए वो हमेशा सोते रहती है। यूता कहता लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि खाने के लिए पैसा की जरूरत नहीं पड़ेगा। तभी अचानक वो एकदम से उसके करीब आ जाती है, जिससे यूता का चेहरा काफी ज़्यादा लाल हो जाता है और सोचता है ये तो काफ़ी क्यूट निकली। वहीं पर वो उससे कहती है कि अब मैं तुमको फील करवाती हूँ कि मुझे भूख लगने से मुझे कैसा लगता है। ये बोलकर वो उसके माथे को छूकर अपना पावर को यूज कर देती है, जिससे यूता को अचानक बहुत ही ज़्यादा भूख लग जाता है और वो सोचने लगा होता है कि मेरा बॉडी तो मेरा बात ही नहीं सुन रहा है, ये तो सिर्फ खाने के लिए कहे जा रहा है। वहीं पर वो उससे कहती है कि अब समझे, अनबियरेबल पेन है ना, हालांकि इंसान होने के नाते तुम मुझसे ज़्यादा फील कर रहे हो। दूसरे तरफ पे वो रेंगते हुए आगे बढ़ते हुए सोच रहा होता है कि बस कुछ भी मिल जाए, मैं सिर्फ उसको अपने मुंह में डालना चाहता हूँ, कुछ भी मिल जाए। ये सोचकर वो उसके थाई को पकड़कर कहता है कि ये बिल्कुल टेंडर लग रहा है। ये बोलकर वो उसके थाई को ही चबाने लगता है, जिससे वो काफी ज़्यादा शर्मा कर और सरप्राइज होकर कहने लगी होती है कि आखिर ये तुम क्या कर रहे हो। वो कहता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरा बॉडी ही अपने आप ये सब कर रहा है, मेरा बॉडी मान ही नहीं रहा है। ये बोलकर वो सोचता है कि इसका थाई तो काफी ज़्यादा टेंडर है। एक सेकेंड, आखिर ये सब मैं क्या सोच रहा हूँ, आखिर मैं एक लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ, क्या कर रहा हूँ। तभी वो जल्दी से उसको ठीक कर देती है और तभी वहाँ पर लार्स और ग्री देखने आ जाती है कि आखिर इतना ज़्यादा हल्ला क्यों हो रहा है। वो सब देखकर लार्स काफी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और जल्दी से यूता को उससे दूर करते हुए कहते हैं कि बेलजे, इसके लिए मैं तुमको कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। और तुम डार्लिंग, आखिर तुमको थाई इतना ही ज़्यादा पसंद है तो तुमको मुझसे कहना चाहिए था ना। यूता काफी ज़्यादा शर्माते हुए कहता कि देखो ये सब बहुत ही बड़ा गलतफहमी। लेकिन उसका बात को ना सुनकर वो उसको अपने गोद में उसके चेहरे को दबाने लगती है और कहती है कि तुम मेरे थाई के साथ जो चाहे वो कर सकते हो। तभी ग्री पूछती है कि क्या मैं भी अपने थाई को स्टैंड आउट करवाने के लिए कुछ कॉस्प्ले करूं। वो सब सुनकर यूता काफी ज़्यादा एम्बैरेस रह जाता है और जल्दी से बेलजे को वहां से लेकर जाते हुए कहता है कि मेरा थाई में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और उसका भागने के साथ ही यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।